ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हेमंत रस्तोगी, सीईओ वाइज इन्वेस्टमेंट, और समीर शाह, हेड ऑनलाइन बिजनेस एक्सिस सिक्योरिटीज। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सवाल हमें भेजा है विनय चौधरी ने। विनय चौधरी का जो निवेश है एचडीएफसी मल्टी कैप के अंदर, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के अंदर, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस स्मॉल कैप में 2500 रुपये, एसबीआई फोकस इक्विटी 1000 रुपये और टाटा डिजिटल 21,500 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं। और 15 साल में 2 करोड़ रुपए हो जाए, 5000 ऐड और कर सकते हैं, तो इनके लिए क्या राय होगी? समीर जी, आपके पास ही आऊंगा। विनय का पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है आपको और क्या राय होगी विनय के लिए? ठीक है, समीर जी तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है। हेमंत रस्तोगी जी, आपने मेरा सवाल सुना होगा, क्या राय होगी विनय के लिए? देखिए, जो इनका जो पोर्टफोलियो है बेसिकली ब्रॉडली, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि करीब करीब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। 15 साल में करीब 26,500 की एसआईपी कर रहे हैं। तो पोर्टफोलियो में तो डाइवर्सिफिकेशन है, बट आई थिंक मुझे फंड के नाम देखने पड़ेंगे क्योंकि मैं फंड के नाम ठीक से सुन नहीं पाया। बिल्कुल, ये आपकी राय है। समीर जी, आपका जो है सिग्नल चला गया था, फ्रेम फ्रीज हो गई थी। जो विनय के लिए आपकी क्या राय होगी? क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? 2 करोड़ रुपए उन्हें चाहिए अगले 15 साल में। नमस्कार। आपके शो पे आज आमंत्रित करने के लिए पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। विनय जी, आप अभी जो 21,500 की हर महीने एसआईपी कर रहे हो, अगर ये आप 15 साल कंटिन्यू रखते हो तो करीबन 1,08,00,000 रुपए के करीब आपका फंड इकट्ठा हो जाएगा। और आप जो एडिशनल आपने अभी 5,000 की और एसआईपी करना चाहते हो, उसके साथ आप करीबन 1,32,00,000 रुपए तक आप अपना फंड इकट्ठा कर पाएंगे। आपका टारगेट है, आपको 2 करोड़ चाहिए अगले 15 साल में, तो सुझाव ये रहेगा कि आप हर साल सिर्फ 8% से अपनी एसआईपी अमाउंट बढ़ाएंगे तो आपने अपने लिए जो 2 करोड़ का लक्ष्य रखा है वो आप आराम से हासिल कर पाएंगे। ये था पहला सुझाव आपके गोल को लेके। अब हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो हमने एक चीज आपके पोर्टफोलियो में बहुत अच्छी है कि आपने अपने पोर्टफोलियो को में सिर्फ सात फंड के साथ ही सीमित रखा है। इससे एक बेनिफिट ये होता है कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुआ है और पोर्टफोलियो में आपका रिटर्न वेल बैलेंस बना रहता है। अब हम आपके पोर्टफोलियो को जब डिटेल में एनालिसिस करते हैं तो पहली चीज ये उभर के आती है कि आपके पोर्टफोलियो में एक भी डेडिकेटेड लार्ज कैप फंड नहीं है। विनय जी, सुझाव ऑलवेज हम सारे इन्वेस्टर को ये देते हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो में एटलीस्ट एक डेडिकेटेड लार्ज कैप स्कीम रखें। ये आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है और आपके पोर्टफोलियो में एक जो वेल डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं वो वेल डाइवर्सिफिकेशन लार्ज कैप के होने से होता है। जब हम दूसरा ऑब्जर्वेशन आपके पोर्टफोलियो को लेके ये है कि आपके पोर्टफोलियो में दो दो स्मॉल कैप स्कीम है। हालांकि दोनों ही अच्छी परफॉर्मिंग स्कीम है। सुझाव ये रहेगा कि आप दो पोर्टफोलियो में दो दो स्मॉल कैप स्कीम को ना रखते हुए कोई भी एक स्कीम में कंटिन्यू रखे। दोनों ही, हालांकि दोनों ही अच्छी परफॉर्मिंग स्कीम है। और हमारा तीसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि आपके पोर्टफोलियो में टाटा डिजिटल इंडिया फंड है और एसबीआई फोकस इक्विटी फंड है। अब जब टाटा डिजिटल की बात करें तो ये थीम बेस्ड फंड है। थीम बेस्ड फंड में आप थीम बेस्ड फंड की जगह हमारा सुझाव ऑलवेज ये रहता है कि आप डायरेक्ट, अगर हम कोई डेडिकेटेड फंड में इन्वेस्ट करें जैसे लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप में, तो वो आपका रिटर्न जनरेट ज्यादा करने में हेल्प करता है। फोकस फंड आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी थोड़ा हाई रिस्क, दोनों ये हाई रिस्क कैटेगरी के फंड्स है। सुझाव ये रहेगा कि आपके पोर्टफोलियो में एज सच कोई भी डेडिकेटेड लार्ज कैप स्कीम नहीं है, तो ये दो फंड में से ये दो फंड रोक के आप अपने पोर्टफोलियो में निपॉन इंडिया का लार्ज कैप या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप अपने फंड में आपके पोर्टफोलियो में ऐड करें, जिससे आपका पोर्टफोलियो काफी स्टेबल और वेल बैलेंस्ड हो जाएगा। धन्यवाद। अगला सवाल हमारे साथ है, जिन्होंने भेजा है वो है नईम खान। नईम खान, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? पूछिए अपना सवाल।
जी सर, मेरी अब आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ सर। तो मैंने ऑलरेडी जो फंड शेयर किए, आप देख पा रहे हो क्या? हाँ, पूछिए, एक बार सवाल पूछिए। ठीक है सर, मैं अभी करेंटली जो होल्ड कर रहा हूँ मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड एंड एक लिक्विड फंड है क्वांटम लिक्विड फंड। तो बस मुझे ये पूछना था कि जो भी अभी फंड मेरे पास है, शुड आई कंटिन्यू विद दैट? और मैं 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो किस फंड में जाना चाहिए? शुड आई गो विद एग्जिस्टिंग फंड और कुछ नया इन्वेस्ट करना चाहिए? मेरा लॉन्ग टर्म गोल वेल्थ क्रिएशन है और आई कैन होल्ड 15 to 20 years सर। 15 से 20 साल तक होल्ड कर सकते हैं। हेमंत जी, क्या सलाह होगी नईम के लिए? देखिए, अगर हम जैसे नीम ने बताया कि इनका जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो करीब करीब 18,350 का है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनका जो टाइम होराइजन है वो करीब 15 से 20 साल है। ऑब्वियसली ये काफी लंबा टाइम होराइजन है, और इसमें दोनों चीज अच्छी है। उनकी जो स्ट्रैटेजी है, एक तो ये कि उन्होंने जो अपना जो टाइम होराइजन है वो काफी लंबा रखा है। दूसरा, जो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो SIP से हो रही है, जो ऑब्वियसली जैसा कि हम जानते हैं कि ओवर ए लॉन्गर पीरियड एक डिसिप्लिन अप्रोच हमेशा किसी भी निवेशक के लिए अच्छी रहती है। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। बट अगर मैं इनका पोर्टफोलियो देखें तो मुझे लगता है थोड़े से कुछ बदलाव करने की जरूरत है। एक तो अगर हम देखें, इनके पास 2 स्मॉल कैप फंड्स हैं, तो 18,350 में से अगर हम देखें कि स्मॉल कैप में तो करीब करीब 7,450 रुपए, 7,450 जो इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल कैप में है, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 41%। तो मुझे लगता है कि इनका जो एलोकेशन है, देखिए 15-20 साल के लिए जब आप इन्वेस्ट करते हो तो स्मॉल कैप डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कितने प्रपोर्शन में हो। 40% किसी भी हम तरीके से देखें तो वो बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली उसको उनको कम करने की जरूरत है। 2 फंड है इनके पास, अगर वो चाहें तो इन्वेस्को स्मॉल कैप जहां पे वो 3,450 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं वो रखें। निप्पॉन स्मॉल कैप जो फंड है, हालांकि अपनी कैटेगरी का काफी अच्छा फंड है जहां पे वो 4,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी बजाय अगर वो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप ले तो वो एक बेहतर ऑप्शन देगी, क्योंकि मल्टी कैप में क्या है, तीनों सेगमेंट लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में मिनिमम 25% एलोकेशन आपको मिलता है, और बाकी जो 25% है वो फंड मैनेजर की डिस्क्रिप्शन है। वहां पे भी हमने देखा अमूमन के थोड़ा सा बायस लार्ज कैप पे रहता है। तो एक स्मॉल कैप को आप बंद कीजिए, उसकी जगह में आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप मल्टी कैप रखिए, जो बहुत ही बेहतरीन फंड है अपनी कैटेगरी का। तो एक तो ये बदलाव। दूसरा, इन्होंने कहा कि इनका जो समय है वो 15 से 20 साल है, लेकिन उन्होंने 5,000 की इन्वेस्टमेंट जो है वो लिक्विड फंड में की। अब दो दो एस्पेक्ट हो सकते हैं इसके। एक, अगर ये एक इमरजेंसी फंड बना रहे हैं तो ठीक है, समझ में आता है। जैसे ही उनका इमरजेंसी फंड का जो जितना उनका जो बनाना है उनको वो कंप्लीट हो जाए, तो फिर वहां से वो इक्विटी में चले जाए। अगर वो ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली 15-20 साल के लिए लिक्विड फंड बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं है। तो मुझे लगता है कि वहां से उनको अपनी SIP बंद करके एक लार्जर मिड कैप फंड लेना चाहिए, जो मे बी अगर वो चाहें तो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड को कंसिडर कर सकते हैं। इस फंड में भी मिनिमम 35% एलोकेशन लार्ज और मिड को रहता है, और बाकी 30% जो है वो फंड मैनेजर की डिस्क्रिप्शन है। तो मुझे लगता है कुछ बदलाव, 2 बदलाव जैसे मैंने कहा, वो करने की जरूरत है। और हमेशा ध्यान रखिए, समय लंबा होना जरूरी है, लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि आप सही एसेट एलोकेशन करें, ताकि इतना लंबा समय इन्वेस्ट करने का और एक डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो करने का आपको पूरा फायदा हो। तो 2 बदलाव करने की जरूरत है उनके पोर्टफोलियो में। आपको 2 बदलाव करने की जरूरत है, जिस तरह से हेमंत जी ने बताया है। अगला सवाल हमें भेजा है विपिन ने, यूट्यूब के जरिए सवाल भेजा है। विपिन बता रहे हैं कि वो NRI हैं और दुबई में रहते हैं, और उन्होंने 2018 के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश शुरू किया था, और वो सलाह चाहते हैं, उनके द्वारा 8 फंड के अंदर निवेश है। एक्सिस मिड कैप फंड, बंधन US EQFOF फंड, कैनरा रोबेको इमर्जिंग फंड, इसके अलावा HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड। ये 8 फंड में विपिन ने निवेश किया है, दुबई के अंदर रहते हैं। क्या समीर जी, ये जो 8 फंड है जो बताए हैं, उनमें से किन में से एग्जिट करना चाहिए और किन में बने रहना चाहिए, ये हमारे दुबई के NRI दर्शक जानना चाहते हैं। पहले तो विपिन जी को ये कहना चाहूंगा कि अपने फंड सिलेक्शन जो भी आर्ट्स की है, काफी अच्छे अपनी कैटेगरी के अच्छे परफॉर्मिंग फंड सिलेक्ट करे हैं।
बट विपिन जी, एक आपके माध्यम से सारे दर्शकों को एक पॉइंट एड्रेस करना चाहूंगा कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, ताकि हम जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 50 से 60 अलग कंपनी में वो डाइवर्सिफाइड हो जाए। अब जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, आप जब भी स्कीम सेलेक्ट करते हो तो हमने आपके पोर्टफोलियो को स्टैंडर्ड बनाते तो आपके पोर्टफोलियो में 2 लार्ज एंड मिड कैप फंड है, 2 मिड कैप फंड है, 2 स्मॉल कैप डेडिकेटेड फंड है। तो ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन होता है। जब आप ओवर डाइवर्सिफिकेशन करते हो अपने इन्वेस्टमेंट का, तो कहीं ना कहीं आपके रिटर्न पे उसका इम्पैक्ट आता है। तो सुझाव पहला ये रहेगा कि आपके पोर्टफोलियो में 2 मिड कैप फंड है, एक है एक्सिस मिड कैप फंड और दूसरा है HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। दोनों ही अपनी कैटेगरी के अच्छे परफॉर्मिंग फंड है, बट सुझाव ये रहेगा कि आप एक्सिस मिड कैप को HDFC मिड कैप के साथ मर्ज करते। दूसरा आप सुझाव ये रहेगा कि आपके पोर्टफोलियो में कैनेरा रेबोका का इमर्जिंग इक्विटी फंड है और मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड है। आपके पोर्टफोलियो में एक भी डेडिकेटेड लार्ज कैप फंड नहीं है, तो सुझाव ये रहेगा कि कैनेरा रेबोका का इमर्जिंग फंड के साथ को स्टॉप करके आप अपने पोर्टफोलियो में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप या निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड भी आप अपने पोर्टफोलियो में इसको स्टॉप करके उसके अंदर डाइवर्ट करना चाहिए। इससे आपको बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपका पोर्टफोलियो में और स्टेबिलिटी आ जाएगी। तीसरा सुझाव ये आपके पोर्टफोलियो में ये है कि आपके पोर्टफोलियो में दो स्मॉल कैप फंड है, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड है और SBI का स्मॉल कैप फंड है। हालांकि दोनों ही बहुत अच्छी परफॉर्मिंग स्कीम है। ये आप दो में से कोई भी एक स्कीम रखे जिससे आपके पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफिकेशन से आप बचा पाए और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाए। राय हैं विपिन के लिए। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हमारे को भेजा है कृष्ण प्रताप सिंह। कृष्ण प्रताप, क्या आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। एक बार आपने हमारा सवाल भेजा है, लेकिन एक बार फिर हमारे दर्शकों के लिए आप सवाल पूछिए और हेमंत रस्तोगी जी उस आपकी जो क्वेरी है उसका जवाब देंगे। सर मेरे पास 5 म्यूचुअल फंड है। HDFC का फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज कैप है, निपॉन का मल्टी कैप है और निपॉन का स्मॉल कैप है। तो क्या सर मेरा पोर्टफोलियो सही है? सब में 5-5 हजार रुपए की सिप है। हेमंत जी, ये पोर्टफोलियो है KP सिंह जी का। क्या इनका पोर्टफोलियो सही है, यही वो जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल। आई थिंक पहली बात तो ये कि जैसे हमने कहा कि 5 फंड में वो इन्वेस्ट करें 25,000 रुपए। ब्रॉडली अगर मैं देखूं तो काफी अच्छी डाइवर्सिफिकेशन लेवल है, फंड सिलेक्शन भी काफी अच्छी है। सिर्फ एक ही चीज है कि इन्होंने अपना अपना जो टाइम होराइजन है वो नहीं बताया। मैं ये मान के चल रहा हूँ, ये देखते हुए कि ये पूरा का पूरा पोर्टफोलियो जो है वो इक्विटी का पोर्टफोलियो है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर ऐसा है तो वो इक्विटी में बने रहें और 25,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऑब्वियसली एक अच्छी खासी रकम बना पाएंगे ओवर द लॉन्गर टर्म। बट पहली बात तो मैं फंड्स के बारे में बात करूँ, सिर्फ एक चीज और कहना चाहूंगा मैं इनको कि कोशिश कीजिए कि हर साल अपनी SIP अमाउंट को बढ़ाएं। कई बार क्या होता है, आप जब प्रोसेस शुरू करते हैं तो कभी कभी टारगेट में कुछ क्लैरिटी नहीं होती है, तो हम किसी रकम से शुरू करते हैं और आगे जाके हालांकि हमारी रकम जो इनकम है वो बढ़ती है, लेकिन हमारी SIP अमाउंट अगर हम नहीं बढ़ाते हैं तो सही मायने में जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है उसका फायदा हमको नहीं मिलता। तो आई थिंक मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि ध्यान रखें कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े उसका कुछ हिस्सा डेफिनेटली आपकी इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। और कोशिश कीजिए अपने गोल्स को डिफाइन करने के लिए। अगर आप कभी कभी ऐसा होता है कि हम वेल्थ क्रिएशन से शुरू करते हैं, लेकिन हमारे और भी गोल्स रहते हैं जिनको आप डिफाइन करें, समय देखें, ताकि उस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बना पाए। अब मैं इनके पोर्टफोलियो पे आता हूँ। देखिए, इनके पास एक फ्लेक्सी कैप फंड है, एक लार्ज कैप फंड है, जिनमें इन्होंने कुल मिला के 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया, 5,000 ईच। जैसा मैंने पहले भी कहा था, पोर्टफोलियो में मेरा ये मानना है हमेशा कि आपका जो थोड़ा सा जो बायस है वो लार्ज कैप पे रहना चाहिए, और वो बिल्कुल इन्होंने सही किया। उसके बाद इनके पास एक मिड कैप फंड है, एक स्मॉल कैप फंड और एक मल्टी कैप फंड है। आई थिंक बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो, बोथ इन टर्म्स ऑफ जो एलोकेशन है डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स की, और साथ ही जो फंड सिलेक्शन इन्होंने की है वो काफी अच्छी है। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि इनफैक्ट ये मैं ऐड करना चाहूंगा कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया अपने पोर्टफोलियो के ऊपर, कि आपने फंड जो है वो बहुत अच्छे चुने। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, इस समय पे ये फंड अच्छा कर रहे हैं, आपकी जो कमिटमेंट है वो इक्विटी से है,
अपने जो फंड्स हैं उन पे ध्यान रखिए आगे जाके। अगर कभी भी आपको लगे कि कुछ बदलाव की जरूरत है तो हमेशा तैयार रहिए, जल्दबाजी में नहीं, पूरा एनालिसिस करके। तो आई थिंक काफी अच्छा पोर्टफोलियो है। सिर्फ मेरी एक सलाह है आपको कि कोशिश कीजिए कि हर साल अपनी एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाते रहें ताकि आप कहीं ज्यादा बड़ा कॉर्पस बना सकें। अमाउंट को बढ़ाते रहे। हेमंत जी, जिस तरह से आपने बताया कि काफी अच्छा पोर्टफोलियो है, तो आपको लगता है कि लोग आपको सुनकर अब पोर्टफोलियो काफी अच्छे से बनाने लग गए, अच्छा इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी सीख गए, तो ये देखकर कैसा महसूस होता है? देखिए, अच्छा लगता है बिल्कुल। हमारी कोशिश तो ये रहती है कि हम अपना जो एक्सपीरियंस है उसको निवेशकों के साथ शेयर करें, उनके साथ शेयर करें कि किस तरह का पोर्टफोलियो बनाएं। देखिए, जब भी पोर्टफोलियो बनता है तो ऑब्वियसली उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो आपकी पर्सनल सिचुएशन, आपका रिस्क प्रोफाइल, और साथ ही अगर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके पास हो तो वो आपको मदद करता है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एज एन इन्वेस्टर सबको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो भी आपको सलाह मिले वो डेफिनेटली आपको मदद करेगी, लेकिन आपका खुद का जो रोल है, इवन इफ आपका कोई एडवाइजर भी है तब भी आपका खुद का एक रोल है, उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो एक बेहतर इन्वेस्टर बनेंगे, आप जागरूक बनेंगे, आप ये देख पाएंगे कि आपका पोर्टफोलियो किस तरह से डेवलप हो रहा है, क्या कुछ उसमें बदलाव करने की जरूरत है। बट हाँ, बिल्कुल जैसा आपने कहा, अच्छा लगता है कि अगर हम थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट कर पाए निवेशकों के इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, तो और वही उम्मीद है कि आगे जाके भी कंटिन्यू करते रहेंगे। तो अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं और दर्शकों के सवाल लेंगे। तुरंत हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। अगले कॉलर हमारे साथ है पंकज, जो कि यूट्यूब से जुड़े हैं। पंकज के द्वारा जो निवेश किया गया है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के अंदर 4,000 रुपये की एसआईपी, मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप एंड मिड कैप में 1,000 रुपये, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप के अंदर 2,000 रुपये, आईसीआईसी इंफ्रा फंड के अंदर 1,500 रुपये, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के अंदर 1,000 रुपये, महिंद्रा मनु लाइफ के अंदर 1,500 रुपये। तो पंकज चाहते हैं कि उनके पोर्टफोलियो का रिव्यू किया जाए। टाइम पीरियड जो है उनका 20 साल का है और अभी उनकी जो एज है 38 साल है। समीर जी, कैसा पोर्टफोलियो है पंकज का, क्या राय रहेगी पंकज के लिए? पंकज जी को पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा। आपने काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया है। ऐसे बहुत ही कम निवेशक होते हैं जिनके पोर्टफोलियो प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाइड है। इनका पोर्टफोलियो उनमें से एक है। अब हम इनके पोर्टफोलियो की बात करते हैं। तो पहला, उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में एक आईसीआईसीआई इंफ्रा सेक्टोरियल फंड अपने पोर्टफोलियो में रखा है। तो पंकज जी को हमारी ओर से सुझाव ये रहेगा कि अगर आप इंफ्रा स्पेस को क्लोजली ट्रैक करते हैं, आपके पास इंफ्रा सेक्टर को लेके काफी जानकारी है, उसके न्यूज को रेगुलरली फॉलो करते हैं, तभी आप ये सेक्टोरियल फंड में बने रहे। अदरवाइज सुझाव ये रहेगा, हमने देखा है आपके पोर्टफोलियो में एक डेडिकेटेड लार्ज कैप मिसिंग है। तो सुझाव ये रहेगा कि अगर आप पर्टिकुलरली इंफ्रा स्पेस को प्रॉपरली ट्रैक नहीं कर रहे हैं, वो सिचुएशन में आपको इंफ्रा स्पेस से वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रा फंड को निपॉन इंडिया के लार्ज कैप फंड के साथ आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। इससे आपके पोर्टफोलियो में काफी स्टेबिलिटी आएगी और ये पोर्टफोलियो गिरते हुए मार्केट में आपको थोड़ा ब्रीदर देगा। दूसरा, आप अभी फिलहाल 11,000 रुपए की एसआईपी हर महीने कर रहे हैं। अगर आप ये 20 साल तक कंटिन्यू रखते हैं और एवरेज अगर 12% का रिटर्न जनरेट करता है आपका इन्वेस्टमेंट, तो करीबन आप 1,09,00,000 रुपए तक का पैसा इकट्ठा कर पाएंगे। स्ट्रेटजी होनी चाहिए पंकज के लिए। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हमें भेजा है ईमेल के जरिए शमशेर जी ने, जम्मू कश्मीर से हैं शमशेर, और उनका जो पोर्टफोलियो है वो एसबीआई स्मॉल कैप फंड के अंदर 1,700 रुपये, मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड में 1,000 रुपये, एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग इक्विटी फंड में 1,000 रुपये, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के अंदर 500 रुपये, ये तमाम में निवेश करा हुआ 20 साल के लिए उन्होंने निवेश किया है और जो लक्ष्य है वो 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही है फंड में, ये उनका सवाल है, और चेंज क्या करना चाहिए, ज़रूरत क्या है? 15% ईयर टॉपअप भी कर सकते हैं, 15% का ये टॉपअप यानी स्टेपअप भी कर सकते हैं।
तो हेमंत जी, देखा आपने शमशेर जी का पोर्टफोलियो जम्मू कश्मीर से है, इनके लिए क्या सलाह होगी? जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि शमशेर जी ने जो शुरुआत की है वो बहुत ही अच्छी है। हालांकि वो जो अभी इन्वेस्टमेंट है वो करीब 4,200 की है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 20 साल का समय उन्होंने अपने आप को दिया है। SIP से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इंपॉर्टेंट है कि हम हर साल अपनी SIP के अमाउंट को बढ़ाते रहें ताकि हमारे सेविंग इन्वेस्टमेंट दोनों प्रोसेस में एक डिसिप्लिन बना रहे। इनकी जो कमिटमेंट है 15% स्टेप अप करने की, वो उनको मदद करेगी बहुत बड़ा कॉर्पस बनाने में। हालांकि इनका जो टारगेट है वो करीब करीब 1 करोड़ है, बट मेरे हिसाब से अगर मैं सिर्फ 12% का रिटर्न भी मान के चलूं तो करीब 1 करोड़ 28 लाख का कॉर्पस बनेगा। ऑफकोर्स जैसा हम देख सकते हैं कि वो अपने टारगेट को पूरा करने में कामयाब होंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनको अपने प्रोसेस को अनइंटरप्टेडली, बिना किसी रुकावट के, इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन, ये 20 साल तक कंटिन्यू करना है, क्योंकि 20 साल एक लंबा समय है और निवेशकों के लिए कई बार अलग अलग तरह के चैलेंज आते हैं। आपकी सक्सेस इसी बात पे डिपेंड करेगी कि आप उन चैलेंजेस को, और सबसे बड़ा चैलेंज है वॉलेटिलिटी, उससे बिना घबराए आप अपने डिसिप्लिन प्रोसेस को कंटिन्यू करें। अगर मैं इनके पोर्टफोलियो पे आऊं तो इनके पास 4 फंड्स हैं। मेरे हिसाब से वो फंड्स थोड़े कंसोलिडेट हो सकते हैं। तो जैसे एक मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड है, उसको आप कंटिन्यू कीजिए। HDFC का जो इनका जो रिटायरमेंट फंड है वो कंटिन्यू कीजिए। बाकी जो 2 फंड है, एक मिड कैप कैटेगरी में है और एक स्मॉल कैप कैटेगरी में है, उसकी जगह 1200 रुपए, जो 2200 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अगर एक मल्टी कैप फंड में रखें तो जैसे मैंने पहले भी कहा था शो में कि तीनों सेगमेंट में आपको एक्सपोजर बढ़ेगा और थोड़ा सा इनको मौका मिलेगा अपना लार्ज कैप एक्सपोजर को थोड़ा बढ़ाने के लिए, और जो मुझे लगता है इनके पोर्टफोलियो की जरूरत भी है। तो वहां पे अगर आप चाहें तो कोटक मल्टी कैप एक फंड रखिए, उन 2 फंड की जगह आपके पास जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है और स्मॉल कैप है SBI का 1700, जहां पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको दोनों की जगह एक फंड को रखिए। तो कुल मिला के 3 फंड्स। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि इनको अपने टारगेट पूरा करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि वो अपने प्रोसेस को बिना किसी रुकावट के कंटिन्यू करें। करना है तब टारगेट जो अचीव हो जाएगा। वक्त की कमी है, तो हमारे दोनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। हेमंत जी, समीर जी, आप दोनों ने आज हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, अपनी एक्सपर्ट्स राय दी। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।